हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि वेव ऑप्टिक्स होती क्या है। इसके जो मेन टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाइजेंस प्रिंसिपल। मैं इस वीडियो में हाइजेंस प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक क्लास 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजेंस पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया था। एम्स में एक बार क्वेश्चन भी आया था 2011 में कि किस साइंटिस्ट ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी से प्रूव किया था, तो उनका नाम था हाइजेंस। तो आपको पता भी होगा, आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, कि वेव ऑप्टिक्स हमारे यहाँ वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों 14 मार्क्स की आती है सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड में। तो लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है वेव ऑप्टिक्स से। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि वेव ऑप्टिक्स होती क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? वेव ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। जो हमें लाइट का वेव नेचर बताती है, ऑप्टिक्स की उस ब्रांच को आप वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होता है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि वेवलेट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो अगर आपको हाइजेंस प्रिंसिपल को अच्छे से समझना है तो हाइजेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे बेसिक यूनिट का यूज करेंगे हम, वेवलेट। अगर आप अभी वेवलेट को समझने में असमर्थ हैं, आपको वेवलेट अच्छे से समझ नहीं आया कि वेवलेट होता क्या है, तो मैं एक आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था और क्लास 12th में डुअल नेचर एंड रेडिएशन में भी पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्लांक ने क्या कहा था? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने कहा था फोटोन या क्वांटा। तो अगर आपको वेव ऑप्टिक्स को अच्छे से समझना है और उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल को अच्छे से समझना है तो वेवलेट्स आपको समझना पड़ेगा कि वेवलेट्स होते क्या हैं। तो आपको एक चीज समझनी होगी, डुअल नेचर रेडिएशन में जिस टॉपिक को हम क्या पढ़ते थे बार बार, फोटोन या क्वांटा, वेव ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में उसी पार्टिकल का नाम वेवलेट होता है। ये आप याद रखेंगे। जहां क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं, वही वेव ऑप्टिक्स के अंदर लाइट के वेव नेचर को पढ़ते हैं। जहां उन पार्टिकल्स का नाम फोटोन या क्वांटा होता है, वहां वेव ऑप्टिक्स में वेवलेट होता है। तो आप क्या कहेंगे? यहां उस पैकेट ऑफ एनर्जी को ही वेवलेट कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जिस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा या फोटोन कहा जाता था। तो मतलब सिमेट्री, एक सोर्स है आपके पास, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो स्फेरिकल सोर्स है, तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल सिमेट्री का एक वेव फ्रंट पैदा होगा। और वेव फ्रंट क्या होता है? अ कंप्लीट क्लास ऑफ द वेवलेट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इन द मीडियम सेड टू बी वेव फ्रंट। मतलब जो ये एनर्जी के पार्टिकल्स है वेवलेट्स, जब ये किसी एक सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, जब सेम फेज में ये वाइब्रेट करते हैं किसी मीडियम के अंदर, तो इनकी कंप्लीट क्लास को आप वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट भी बहुत मेन टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए कि वेवलेट क्या होता है। एक ग्रुप होता है वेवलेट्स का जो वाइब्रेट करते हो सेम फेज में, उस ग्रुप को ही हम वेव फ्रंट कहते हैं। मेनली वेव फ्रंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक वेव फ्रंट होता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो हमेशा पॉइंट सोर्स के चारों तरफ बनता है, जैसे कि एक स्फेरिकल एलईडी बल्ब या एक इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट बल्ब जो स्फेरिकल है, या सन के चारों तरफ एक ऐसा वेव फ्रंट डेवलप हो जाता है जैसा पॉइंट सोर्स होता है, स्फीयर डेवलप होता है उसके चारों तरफ, तो जिसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट एक होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक आपके पास एलईडी है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट की सिमेट्री बनती है वो सिलेंड्रिकल बनती है, तो उसे आप क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके बाद मैं आपको बताऊं प्लेन वेव फ्रंट कैसे होता है। अगर एक प्लेन एलईडी है तो जो उसके चारों तरफ वेव फ्रंट बनेगा तो वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट आप
कुछ दूरी तक स्टडी करते हैं। मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट यहाँ से पैदा हुआ है, तो उससे कुछ दूरी पर एक दीवार है, तो दीवार पर वो आपको प्लेन वेवफ्रंट दिखाई देगा। जब स्फेरिकल वेवफ्रंट या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कुछ दूरी चल लेते हैं अपने रेस्पेक्ट में, अपने साइज के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट दूरी चल लेते हैं, तब उन्हें आप प्लेन वेवफ्रंट की तरह ही देखते हैं। तो मतलब स्फेरिकल वेवफ्रंट और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कब प्लेन वेवफ्रंट बन सकते हैं? जब वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हों। इसके बाद अगर हम बात करें स्फेरिकल वेवफ्रंट कितनी तरह के हैं, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट दो तरह के हैं। एक कन्वर्जिंग, मान लीजिए कहीं पर लाइट कन्वर्ज हुई है तो कन्वर्जिंग वेवफ्रंट, और कहीं से लाइट निकल करके चली है तो डाइवर्जिंग वेवफ्रंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कुछ लाइट रेज ये बिल्कुल सीधी जाती गई थी, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस से अगर मैं पास करूं तो ये कॉन्वेक्स लेंस इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा और मेरे पास यहाँ एक कन्वर्जिंग वेवफ्रंट पैदा होगा। अगर मैं यही लाइट किसी एक डाइवर्जिंग लेंस से पास करता हूं तो वहां से डाइवर्जिंग वेवफ्रंट मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक कन्वर्जिंग वेवफ्रंट बना सकते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस या एक कॉनकेव मिरर की हेल्प से, और एक डाइवर्जिंग वेवफ्रंट को आप बना सकते हैं एक डाइवर्जिंग लेंस या फिर एक कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, हमने सबसे पहले कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, और इसकी सबसे बेसिक यूनिट है वेवलेट। वेवलेट क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में फोटोन की इसका जिक्र था। उसके बाद उनकी कंप्लीट वन क्लास वाइब्रेटिंग इन सेम फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। फिर वेव फ्रंट हमने डिस्कस किए। वेव फ्रंट हमारे पास तीन तरह के हैं, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है वो यही डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज वेव फ्रंट, व्हाट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, व्हाट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, व्हाट इज प्लेन वेव फ्रंट एंड ड्रॉ देयर फिगर, या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ड्रॉ देयर फिगर। तो आपको क्या करना है, जब वेव फ्रंट के बारे में पूछा जाएगा तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का डायग्राम बना दीजिएगा, ये सिलेंड्रिकल का बना दीजिएगा, और प्लेन वेव फ्रंट में क्लीन शीट टाइप लीजिएगा और इससे आप रेज ड्रॉ कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। तीन तरह के वेव फ्रंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद मैं धीरे धीरे हाइजेंस प्रिंसिपल तक पहुंच रहा हूं, आप जान दीजिएगा। अभी वेवलेट पढ़ा, वेव फ्रंट। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक। मोनो मैंने एक और क्रोमेटिक मैंने कलर, बस बात खत्म। एक ही कलर की लाइट अगर है तो उसके सोर्स को आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं, जैसे रेड लाइट, वोलेट लाइट, इंडिगो, ब्लू, येलो। अगर व्हाइट लाइट है तो वो नॉन मोनोक्रोमेटिक होता है। तो आप क्या कहेंगे, जिस सोर्स से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ कांस्टेंट रहती हो, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता हो, तो उस सोर्स को हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा आप टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे, मोनोक्रोमेटिक के बाद कोहेरेंट सोर्स, कि कोहेरेंट सोर्स कुछ होता है। कोहेरेंट सोर्स होगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर एक आपके पास ये लाइट है और एक लाइट ये है, अगर जितनी फ्रीक्वेंसी ये एमिट करती है और उतनी फ्रीक्वेंसी ये एमिट करती है, जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही एम्पलीट्यूड इसका है, जितनी वेवलेंथ इसकी है और इतनी वेवलेंथ इसकी है, तब आप कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज हैं ये 99.9%। लेकिन विशाल सर ने यहाँ क्या किया, 0.1% की कोहेरेंसी को मना कर दिया कि 99.9% कोहेरेंट है, 0.1% कोहेरेंट नहीं है। तो 0.1% कोहेरेंट कब होंगे, जब एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम होगा, जब वेवलेंथ भी सेम होगी, जब फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, और पाथ डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो। अगर दो लाइट का एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम है और पाथ डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट है, तब आप उन्हें कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। बात उठती है पाथ डिफरेंस क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। पहले मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके बाद मैं हाइजेंस प्रिंसिपल पर चलूंगा। ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कितने, इसी वीडियो में आपके कितने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अरे पढ़ाते तो सभी हैं, सबसे बेसिक चीज समझो पहले कि
वेव फ्रंट है क्या, वेवलेट क्या है, कोहेरेंसी होती क्या है, उसके बाद आप हाइजेंस प्रिंसिपल अगर समझेंगे तो बिल्कुल आपके डीएनए से मैच हो जाएगा। ध्यान दो जरा, बिल्कुल। मैंने मान लिया एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है और ये स्क्रीन है, और इस सोर्स का नाम S1 रखा और इसका S2, और मैंने एक यहाँ पॉइंट लगाया है P पॉइंट। तो यहां तक पहुंचने में ये लाइट इतना डिस्टेंस चली और ये लाइट इतना डिस्टेंस चली। कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा, ये लाइट एक फालतू डिस्टेंस चली है इसके मुकाबले, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है इसके मुकाबले। तो अगर मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करूं तो इतना फालतू डिस्टेंस इस सोर्स से लाइट ने ज्यादा चला, तो इस फालतू के डिस्टेंस को आप पाथ डिफरेंस कहेंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, S2P माइनस S1P के बराबर होगी, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपकी समझ आ, अगर स्क्रीन यहां है तब पाथ डिफरेंस अगर x है, और स्क्रीन यहां रखने पर या यहां रखने पर या यहां रखने पर भी पाथ डिफरेंस अगर x ही रहता है, तब आप क्या कहेंगे, सोर्सेज कोहेरेंट हैं। अगर पाथ डिफरेंस x आया है और यहां से एक लाइट एमिट होती है जिसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर वेवलेंथ इसकी लैम्डा है तब पाथ डिफरेंस के बाद फेज डिफरेंस आप ऐसे निकालेंगे कि phi इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। पाथ डिफरेंस की मल्टीप्लाई अगर 2 पाई बाय लैम्डा, जहां लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फेज डिफरेंस निकल जाएगा। अगर दो सोर्सेज का फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस 0 है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्सेज से एमिट होने वाली लाइट की कांस्टेंट है और एक समान है, तब आप उन्हें क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। अब हमने डिस्कस कर लिया वेवलेट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के बाद हमने डिस्कस क्या किया, कोहेरेंसी, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, और इसके बाद पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है जरा समझिएगा। अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी रखते हैं, ये मैंने लिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स की हेल्प से आप एक दो इंडिविजुअल कोहेरेंट सोर्स डेवलप करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब को आप एक साथ रख ले और एक स्क्रीन लगाए और इन्हें कह देंगे कोहेरेंट सोर्सेज है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। भले दोनों सेम कंपनी के सेम वाट और सेम वोल्टेज पर चलते हो, लेकिन फिर भी ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, अगर सीरीज में कनेक्ट है तो करंट कांस्टेंट होगा। तो मतलब एक चीज वेरिएबल रहेगी जिसके कारण फेज डिफरेंस वेरिएबल होगा। क्लास 12 तक की किसी भी बुक में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं दिया गया है कि अगर दो बल्ब को मैं पैरेलल या सीरीज में जोड़ता हूं तब भी वो कोहेरेंट सोर्स क्यों नहीं होते, अगर वो सेम कंपनी और सेम वाट और सेम रेजिस्टेंस और सेम सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट हो। तो आप ये बात बहुत ध्यान से समझेंगे तरीके से। अब कोहेरेंट सोर्स बनाने सिखाऊंगा पहले आपको, उसके बाद बात करेंगे। एक मैंने सोर्स लिया, सोर्स के सामने मैंने एक गत्ता लगाया और गत्ते में मैंने क्या किया, दो छेद कर दिए। ये हो गए भाई दो छेद। अब क्या होगा भाई, ये तो यहां से लाइट एमिट होगी, तो ये दोनों जो छेद होंगे ये इंडिविजुअल सोर्स का काम करेंगे और इन्हें आप अब कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे, दो कोहेरेंट सोर्सेज। समझिए जरा, मैंने मान लिया जो एक लाइट एमिट होगी उसकी क्रस्ट को डार्क ड्रॉ करूंगा मैं और ट्रफ को डॉटेड लाइन। तो इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ एक सोर्स लिया और सोर्स के बाद मैंने एक स्लिट लगाई और स्लिट से निकली एक बार क्रस्ट और एक बार ट्रफ, एक बार क्रस्ट और एक बार ट्रफ, फिर एक बार क्रस्ट और फिर एक बार ट्रफ। सेम यहां से होगा, ये ए और बी दो स्लिट है, ये सोर्स था और सोर्स के सामने जो मैंने स्लिट लगाई है ये 1 mm मीटर 1 mm की है, और ये जो दोनों स्लिट्स हैं ये 0.5 mm की है। याद रखिएगा, यहां तक की दूरी ये 10 सेंटीमीटर है और इससे मैंने 2 मीटर दूरी पर एक स्क्रीन लगाई है जो एक व्हाइट स्क्रीन है। अब मैंने क्या एनालाइज किया जरा समझिए, जैसे क्रस्ट और ट्रफ यहां से निकली थी, सेम ऐसे ही क्रस्ट और ट्रफ यहां से भी निकलेगी और यहां से भी निकलेगी।
अभी मैंने ऊपर क्या लिखा था, मैंने कहा आपको कि डार्क में क्रस्ट को बताऊंगा और डॉटेड में ट्रफ को। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे के पूरे को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहां कई जगह ऐसा हुआ है जहां डार्क ने डार्क को कट किया है, इसका मतलब है क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरी है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। और जब ऐसा होता है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंतर्गत अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरती है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है स्क्रीन पर, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलती है और ब्राइट फ्रिंज मिलती है वहां आपको। जहां क्रस्ट और ट्रफ दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं वहां आपको यहाँ डार्क, जैसे कि यहां मैंने काटा हुआ है डार्क और डॉटेड ने एक दूसरे को काटा है, तो इसके ठीक सामने आपको मिलेगी एक डार्क फ्रिंज। ऐसा ही यहां पर डार्क और डॉटेड ने काटा तो यहां भी एक डार्क फ्रिंज। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण जहां क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर इंटरफेयर करती है और ट्रफ ट्रफ के वहां आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और जहां क्रस्ट ट्रफ और ट्रफ क्रस्ट पर गिरती है वहां आपको डार्क फ्रिंज मिलती है। तो इस कारण से कम और ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है। और ये जो फ्रिंजेस बनी है सामने, ये अल्टरनेट ऑर्डर में होगी इस एक्सपेरिमेंट में, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क। जो सबसे मिडल में होगी, जहां ए और बी के 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होगा, 90 डिग्री पर बिल्कुल, वहां आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। कैसी फ्रिंज मिलेगी जी? आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसे कहते हैं आप हाइजेंस प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। पहला डिस्कशन ये होगा, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने कई बार पूछा है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस बराबर होती है या नहीं। तो आप क्या कहेंगे? दोनों की थिकनेस बराबर होती है, और मैं मैथमेटिकली ड्राइव भी करूंगा एक वीडियो में कि थिकनेस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज लैम्डा डी बाई टी, जहां कैपिटल डी ये डिस्टेंस है, स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो क्या आता है, क्या सभी डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है? तो आप कहेंगे हाँ जी, जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होगी उनकी सभी की इंटेंसिटी बराबर होगी, जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस होगी उनकी सभी की इंटेंसिटी भी बराबर होगी। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को हटा दूं और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की जगह व्हाइट लाइट रख दूं तो क्या एनालाइज करेंगे, क्या आपने ऑब्जर्व किया? आप क्या कहेंगे? जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स था तब ये ब्लैक एंड व्हाइट थी, और अगर यहाँ व्हाइट लाइट हुई तो ये कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। इफ वी रिप्लेस द मोनोक्रोमेटिक लाइट विद व्हाइट लाइट देन वी फाउंड द कलर्ड फ्रिंजेस ऑन द व्हाइट स्क्रीन। इसके बाद सेकंड बात, अगर आप दोनों स्लिट में से एक स्लिट पर हाथ रख लें तो आपको क्या एनालाइज होगा, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा? तो आप क्या कहेंगे? जब मैंने दो में से एक को कवर कर दिया तो इंटरफेरेंस खत्म, तो फ्रिंजेस डिसअपियर। इफ वी कवर वन स्लिट देन फ्रिंजेस विल डिसअपियर। एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है जी, क्या अगर मैं सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन पाना चाहता हूं यहां से, तो मुझे किस कलर की लाइट को रखना होगा? तो आप कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। थिकनेस ऑफ फ्रिंज किसके बराबर होती है? लैम्डा डी बाई डी। स्मॉल डी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड कैपिटल डी द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर बढ़ती है, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस लाइट की होती है? रेड कलर की। तो आप क्या कहेंगे? ये एक बार मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2013 में एक बार आईआईटी में पूछा गया था कि बेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए अगर आप हाइजेंस प्रिंसिपल में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो बेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आपको किस लाइट का यूज करना है? तो आप क्या कहेंगे? रेड लाइट का यूज करना है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रिंज विड्थ चौड़ी बनेगी। अब इसके बाद अगर आप कम वेवलेंथ वाला सोर्स यहां यूज करते हैं तो जो फ्रिंज विड्थ होगी वो थिन होगी, और अगर ज्यादा वेवलेंथ वाला सोर्स यूज करते हैं तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जाते हुए भाई एक बात कहूंगा मैं आपको, जरा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर कम से कम यार थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं
इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।